नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। 11 सितंबर 2001 अमेरिकी इतिहास का वो काला दिन बना जिसने अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस दिन अमेरिका में एक के बाद एक कई हमले होते हैं जिसकी वजह से करीब 3000 लोगों की जान चली जाती है। किसी को नहीं पता था कि अगला अटैक कब और कहां होगा। हमलों की धमक से हर कोई सहमा हुआ था। सभी हमले इतने बड़े थे कि केवल कुछ ही घंटों में अमेरिका की कई बड़ी बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई थीं। अमेरिका को दहला देने वाले इन खौफनाक हमलों को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन ही था। यह पहली बार नहीं था जब लादेन ने अमेरिका और अमेरिकी सिटीजन्स को अपना निशाना बनाया था। असल में इससे पहले भी कई बार लादेन और उसका आतंकी संगठन अल-कायदा अमेरिका को नुकसान पहुंचा चुका था। पहली बार 1992 में अल-कायदा यमन के एक होटल पर हमला करता है जिसमें कई अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। हालांकि जल्दबाजी और पुख्ता तैयारी न होने की वजह से यह साजिश फेल हो जाती है, लेकिन इसके अगले साल 1993 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पार्किंग में बम ब्लास्ट होता है जिसमें 6 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं। हमले का मास्टरमाइंड अल-कायदा से जुड़ा हुआ था। इसके बाद 1998 में लादेन यूएस एम्बेसीज को टारगेट करता है जिसके लिए वह केन्या और तंजानिया में यूएस एम्बेसीज को बम ब्लास्ट के जरिए निशाना बनाता है, जिसके चलते 200 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। ओसामा बिन लादेन के मन में अमेरिका के लिए इस कदर नफरत भरी थी कि अभी तक ये हमले उसकी नजर में कुछ भी नहीं थे। इसलिए वह 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देता है। इस हमले में 4 एयरप्लेन्स को हाईजैक किया जाता है, जिनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक को पेंटागन से टकरा दिया जाता है, जिसके चलते हजारों लोग अपनी जान खो देते हैं। हालांकि इस दौरान चौथा प्लेन पैसेंजर्स की बहादुरी के चलते पेंसिल्वेनिया के मैदान में ही क्रैश कर जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमलावर इस प्लेन से यूएस कैपिटल को तबाह करना चाहते थे। अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचाने के बाद अल-कायदा को बनाने वाला ओसामा बिन लादेन अब अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका पर यह पहला ऐसा हमला था जिसमें हजारों बेगुनाह अमेरिकी मारे गए थे। अचानक से हुए इस हमले से अमेरिका की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस पर सवाल उठने लगे थे। अमेरिका पूरे विश्व के सामने खुद को असहाय और बेबस नहीं मान सकता था। इसलिए लादेन और अल-कायदा को खत्म करना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटीज बन गई और यही कारण था कि $25 मिलियन का इनाम अकेले ओसामा बिन लादेन के सर पर रख दिया गया था। लादेन को मार गिराने के लिए सीआईए ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अमेरिका का यह बदला पूरा होते होते 10 साल का समय लग गया। अमेरिका को झकझोर देने वाली इस घटना के बीज कई साल पहले ही कोल्ड वॉर के दौरान बोए जा चुके थे। इसकी शुरुआत 1969 में अफगानिस्तान से हुई थी, जहां अमेरिका ने यूएसएसआर को अफगानिस्तान से हटाने के लिए मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक ऐसे इंसान को जन्म दे दिया जो अमेरिका के लिए ही सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन ही था। उसने हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका को इस्लामिक देशों और इस्लाम का दुश्मन माना था। इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर में भी अमेरिका हमेशा ही अरब कंट्रीज के खिलाफ इजराइल का साथ देता रहा। इन बातों से लादेन हमेशा चिढ़ा रहता था। लादेन के लगातार यूएसए से बढ़ती नफरत ने इसे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जोड़ दिया। इसके भाषण और इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कई इस्लामिक देशों में पहुंचने लगा और इसका इन्फ्लुएंस भी एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप्स के बीच में काफी बढ़ गया था। 1990 और 91 के गल्फ वॉर में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो ओसामा बिन लादेन ने इसे इस्लाम धर्म पर एक चोट की तरह लिया। अमेरिका का मुस्लिम देशों में बढ़ता इन्फ्लुएंस लादेन को पसंद नहीं था। खास तौर पर वह कुवैत, सऊदी अरब और सोमालिया जैसे मुस्लिम देशों में
अमेरिकी इंटरवेंशन को बढ़ता देख रहा था। ऊपर से अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट करना भी उसकी नजर में इस्लाम के प्रति हेट्रेड का सबूत था। ऐसे में ओसामा बिन लादेन एंटी अमेरिका हो गया। पहले तक जो लादेन अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहा था, अब उसने अमेरिका के खिलाफ ही अपना रुख कर लिया। 1969 में जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर के ट्रूप्स वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तभी से लादेन ने मुजाहिदीन को फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसका मकसद अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना था। इन दिनों अमेरिका अफगान के नौजवानों को मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग दे रहा था और उन्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहा था, जिससे कि वो यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाहर कर सके। लेकिन तब अमेरिका को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये हरकत इस्लामिक देशों में जिहाद के नाम पर वायलेंस फैलाने वालों के लिए कितना बड़ा मोरल सपोर्ट प्रदान करेगी। उन दिनों लादेन से जुड़ा हुआ था और जिहाद को प्रमोट कर रहा था। हालांकि अब तक यूएसए को यही लग रहा था कि उनके सपोर्ट से बना ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सिर्फ यूएसएसआर के खिलाफ है, लेकिन लादेन ने पूरे विश्व में जिहाद और इस्लाम को फैलाने की कसम खा रखी थी। ऐसे में अमेरिका कब तक इस नफरत की आग से दूर रह पाता? अमेरिका का हर मूव लादेन को सताने लगा था, जिसके बाद अगस्त 1996 में लादेन ने अमेरिका के खिलाफ एक फतवा जारी करके जिहाद की घोषणा कर दी थी। फरवरी का के उन्नीस अट्ठानवे में लादेन ने दूसरा फतवा जारी करते हुए कहा था कि दुनिया में अमेरिकन्स जहां भी दिखें, वहां उन्हें मार देना चाहिए। सिर्फ सैनिकों और लीडर्स को ही नहीं, बल्कि उसका यह फतवा अमेरिका के हर नागरिक के लिए था। 2001 के हमले के बाद लादेन ने लेटर टू द खान्स अमेरिकन पीपल्स तो उसमें उसने कहा था कि अमेरिकी गवर्नमेंट हमेशा से ही इस्लाम के अगेंस्ट रही है और पूरे विश्व में जहां भी एंटी इस्लामिक काम होते हैं, वो उन्हें सपोर्ट करती है, इसलिए उसे सजा देना काफी जरूरी है। इस लेटर में लादेन ने साफ साफ लिखा कि कैसे अमेरिका ने सोमालिया में मुस्लिमों को मारा और साथ ही चेचन्या में भी। जब मुस्लिमों को मारा जा रहा था, तब भी अमेरिका ने रूस को सपोर्ट किया था। इसके अलावा भी उसने कई ऐसे मुद्दों के बारे में लिखा जिसकी वजह से उसकी अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती चली गई। सीआईए पहले से ही अलकायदा और लादेन को टारगेट कर रही थी। ऐसे में जब अमेरिका में इतने बड़े लेवल पर अटैक्स हुए, तब उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। उन दिनों अलकायदा को ओसामा बिन लादेन लीड कर रहा था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उनके रिश्ते सऊदी के साथ चाहे कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन जिस तरह से अरब इजरायली युद्ध में अमेरिका ने हमेशा से इजरायल को सपोर्ट किया था, उसकी वजह से लादेन ने अमेरिका को सबसे बड़ा डेविल और इस्लाम का दुश्मन मान रखा था। सऊदी अरब में जन्मा ओसामा बिन लादेन इस्लामिक कंट्रीज के मामलों में अमेरिका के इंटरफेरेंस से काफी नाराज था और उसी ने अमेरिका के ऊपर इस अटैक का प्लान तैयार किया था। उस समय बिन लादेन का ठिकाना अफगानिस्तान था और अफगानिस्तान पर तालिबानियों की सरकार थी। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन की मांग की, लेकिन तालिबान ने अमेरिका की मांग जब अमेरिका को लादेन की कोई खबर नहीं मिल सकी, तब अमेरिका ने कई देशों की फोर्सेस और नेटो को साथ मिलाकर ग्लोबल वॉर और टेररिज्म की शुरुआत कर अफगानिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अफगानिस्तान पर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर बमबारी शुरू कर दी गई। इसके बाद बिन लादेन को पकड़ने के लिए भी अमेरिकन सोल्जर्स ने अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशंस शुरू कर दिए, लेकिन कई ऑपरेशंस के बावजूद लादेन की कोई खबर नहीं मिली। ओसामा बिन लादेन निस्सम बिन डीएम बाई के बाद से ही कोई फोन नहीं यूज करता था। ये बात भी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए को पता थी, क्योंकि 19
हाल में ही ओसामा बिन लादेन केनिया और टैंजानिया में अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करके अमेरिका को अपना दुश्मन बना चुका था। वह अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथियों की मदद से पहुंचाता था। हालांकि 1 महीने के बाद ओसामा बिन लादेन के बारे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित तोरा बोरा नाम की पहाड़ियों में छिपे होने की सूचना मिली। फिर क्या था? अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सैनिकों ने तोरा बोरा की गुफा पर धावा बोल दिया। गठबंधन सैनिकों का यह हमला अफगानिस्तान वॉर के प्रमुख मोड़ों में से एक था। कई सालों तक ओसामा बिन लादेन के लिए सर्च ऑपरेशंस यूं ही चलते रहे, लेकिन इस मामले में कोई भी महत्वपूर्ण मोड़ 2009 तक नहीं आया। इसी साल अमेरिका में चुनाव हुए और अमेरिका को एक नया राष्ट्रपति मिला। 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। ओबामा राष्ट्रपति बनते ही लादेन के खिलाफ सर्च ऑपरेशंस को तेज करने के आदेश देते हैं। ओसामा को ढूंढना ओबामा प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता होती है। सरकार की तरफ से आदेश आते ही इंटेलिजेंस और डिफेंस यूनिट्स भी हरकत में आ जाती हैं। सर्च ऑपरेशंस तेज होने के बावजूद सीआईए को अब तक कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी। हालांकि तभी सीआईए को क्यूबा के ग्वांतानामो बे में कैद डिटेनीज के जरिए ओसामा बिन लादेन के एक पाकिस्तानी कोरियर के बारे में पता चला, जिसका नाम अबू अहमद अल कोयती था। सीआईए ने इस पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 2007 में ही सीआईए को इसका असली नाम पता चल गया था। इसका असली नाम इब्राहिम सईद अहमद था। यह अल कायदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और लादेन का पसंदीदा कोरियर था। अब सीआईए के पास बिन लादेन के ठिकाने का पहला वास्तविक लिंक था। लगभग 2 साल तक बिन लादेन के कोरियर और उसकी लोकेशन को खोजने के बाद 2009 में सीआईए को इस आदमी के बारे में यह भी पता चला कि यह पाकिस्तान के एबटाबाद में रहता है। लेकिन इसी बीच दिसंबर 2009 में एक बार फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में सीआईए ने अपना बेस कैंप और चेक पॉइंट बनाया हुआ था। इस बेस कैंप से सीआईए पूरे इलाके पर नजर रखती थी। ड्रोन से पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, यह भी पता चलता रहता था। 30 दिसंबर 2009 को जब सारी दुनिया एक नए साल की आस में जाग रही थी, तो उसी दिन एक तालिबानी सुसाइड बॉम्बर ने खुद को चेक पॉइंट के पास ही ब्लास्ट कर लिया। इस ब्लास्ट में 7 सीआईए ऑपरेटिव की जान चली गई। इस घटना ने अब अमेरिका के सब्र के सारे बांध तोड़ दिए थे और अब तक जो ऑपरेशन धीरे धीरे चल रहा था, उसे पूरा करने के लिए सीआईए ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। अगस्त 2010 तक सीआईए ऑपरेटिव ने अल कोयती का पीछा किया, जिससे वे फाइनली उसकी एबटाबाद रेजिडेंस तक पहुंच गए। अगले 1 साल तक सीआईए ऑपरेटिव अल कोयती का पीछा करता रहा। अल कोयती के रोज के कामों को ट्रैक करने पर उसे एक आश्चर्यजनक रूप से एक सिक्योर कंपाउंड में बार-बार आते जाते देखा गया। सीआईए ने अब जाकर अनुमान लगाया कि यह बिल्डिंग एक सेफ हाउस है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को छिपाने के लिए बनाई गई है। हालांकि अनुमान के आधार पर कोई भी एक्शन लेना सही नहीं था, इसलिए सीआईए ने इस फोर्ट्रेस जैसी बिल्डिंग और यहां आने जाने वाले लोगों के सैटेलाइट फोटोज निकालने शुरू किए। यहां अक्सर ही कई लोग आते जाते थे, लेकिन लादेन को कभी किसी ने यहां नहीं देखा था। हालांकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद सीआईए ने यह फैसला लिया कि यह जगह ओसामा बिन लादेन को छुपाने के लिए तैयार की गई है। तस्वीरों और एविडेंसेस के आधार पर सीआईए ने यह माना कि इस बिल्डिंग में लादेन अपने कुछ खास आदमियों और अपनी सबसे छोटी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। हालांकि अब तक सिर्फ अनुमान ही बने हुए थे, जिनकी पुष्टि काफी जरूरी थी, और इसलिए सीआईए ने इन अनुमानों को वेरीफाई करने के लिए एक नया प्लान बनाया।
प्लान के मुताबिक CIA ने एक पाकिस्तानी डॉक्टर शकील अफरीदी और कुछ नर्सों को वैक्सीनेशन के बहाने उस घर में भेजा। डॉक्टर शकील अफरीदी खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक टॉप के मेडिक थे और हेल्थ सर्विसेज के हेड के रूप में उन्होंने कई यूएस फंडेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की देखरेख भी की थी, जिस कारण जब CIA ने उन्हें बिल्डिंग में घुसने का टास्क दिया तो उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बहाना बनाकर एबटाबाद के गैरिसन टाउन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में एंटर किया, जहां पाकिस्तानी मिलिट्री की नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन छिपकर रह रहा था। अब CIA के प्लान के हिसाब से वैक्सीनेशन के बहाने कुछ नर्सें एबटाबाद कंपाउंड में जाकर वहां रह रहे बच्चों का ब्लड सैंपल ले लेंगी, जिससे उन ब्लड सैंपल की मदद से DNA को की टेस्ट करके यह पता लगाया जा सके कि बिल्डिंग में रह रहे बच्चों या लोगों का बिन लादेन से कोई रिलेशन है या नहीं। इस फेक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद डॉक्टर शकील CIA की कितनी मदद कर पाए, यह तो किसी को नहीं पता चला। लेकिन बिन लादेन के मरने के 20 दिन बाद ये मई 2011 को डॉक्टर शकील को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी IASI ने कस्टडी में ले लिया। इसके बाद CIA को मदद करने के आरोप में उन्हें 33 साल की सजा दे दी गई। सितंबर 11 का अटैक हुए 9 साल हो चुके थे और अभी भी अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ओसामा बिन लादेन की तलाश में जुटी थी। लेकिन फिर एक दिन CIA के डायरेक्टर लियोन पेनेटा और उनके साथी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करके उन्हें इस बात की जानकारी दी कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में शुरुआती इंफॉर्मेशन मिली है। दरअसल CIA ने एबटाबाद की उस बड़ी फोर्ट्रेस बिल्डिंग में अपनी निगरानी के दौरान कभी-कभी एक आदमी को तेज आवाज के साथ बाहर आते जाते देखा था, जिसे CIA ऑफिसर्स ने द पेसर का नाम दिया था। इस घर में कोई फोन या लैंडलाइन की सुविधा नहीं थी, यहां तक कि आसपास के सभी घरों में कूड़ा उठाने वाले लोग कूड़ा लेकर जाया करते थे, लेकिन इस घर का कूड़ा अंदर ही जलाया जाता था। CIA ने अंदाजा लगा लिया था कि द पेसर ही ओसामा बिन लादेन है। इसके बाद इस एरिया का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाकर इस मकान पर अटैक के बारे में राष्ट्रपति बराक ओबामा को जानकारी दी गई। प्लान बनाया गया कि अमेरिका अपने इस ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को नहीं देगा, लेकिन हिलेरी क्लिंटन का मानना था कि अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। जिसके बाद बात को खत्म करते हुए डिसीजन लिया गया कि अगर ऑपरेशन के बीच पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के बारे में खबर लग जाती है तो अमेरिकी एम्बेसडर तुरंत पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात कर लेंगे और मामले को संभाल लेंगे। इस ऑपरेशन का टारगेट ओसामा बिन लादेन और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कैप्चर करने का था। CIA ऑफिसर्स का प्लान था कि अगर ओसामा और उसके साथी सरेंडर कर देंगे तो उन्हें जिंदा ही पकड़ लिया जाएगा। प्लान अप्रूव होने के बाद अब US की नेवी सील पाकिस्तान के एबटाबाद में रेड डालने के लिए तैयार थी। सालों से ओसामा की तलाश में लगे CIA को अब अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया था। यह दिन था 29 अप्रैल 2011 का। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी टीम अब तैयार थी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले अमेरिकी नेवी की सील टीम सिक ने 6 बार मॉक ड्रिल करके हर तरह के पोटेंशियल थ्रेट्स को काउंटर किया, जिससे किसी भी कीमत पर लादेन हाथ से न निकल पाए। ऑपरेशन के लिए पूरी टीम अब एबटाबाद पहुंच चुकी थी। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। देखते ही देखते सील सोल्जर्स दरवाजे के अंदर घुस चुके थे। जब तक सामने वाले को मौका मिलता, सोल्जर्स अपना काम पूरा कर चुके थे। दरअसल इस पहली झड़प में ओसामा बिन लादेन का कोरियर अबरार और उसकी वाइफ बुशरा मारी गई थी। सील की टीम को यह भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ओसामा बिन लादेन के साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते हैं। सील ऑफिसर्स का बीवी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अब इतने में सेकंड फ्लोर पर सील की टीम पहुंची ही थी
कि सामने से एक नौजवान लड़का हाथ में बंदूक लेकर खड़ा हो गया, लेकिन जब तक लड़का वार करता, तब तक सील की टीम ने उसे भी मार गिराया। ये ओसामा बिन लादेन का बेटा खालिद था। कमरों में कुछ और लोग भी थे, जिन्हें सील की टीम ने अपनी हिरासत में ले लिया था। इसके बाद ऑफिसर्स थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़े। तभी सामने से एक कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके बाद ओसामा बिन लादेन और सील के सोल्जर्स आमने सामने थे। लेकिन तभी एक औरत ओसामा बिन लादेन के सामने खड़ी हो जाती है। सील के ऑफिसर्स किसी भी कीमत पर लादेन को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस औरत के पैर पर गोली मार दी। गोली लगने के कारण औरत जमीन पर गिर गई, जिससे कमरे में बराक ओबामा के साथ बैठे अधिकारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 40 मिनट चले। इस ऑपरेशन के बाद सुबह 1 बजे स्क्रीन पर CIA डायरेक्टर लियोन पेनेटा राष्ट्रपति से कहते हैं कि एनिमी किल्ड इन एक्शन पूरा हुआ, और इस ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन के अलावा 4 और लोग मारे गए। ओसामा बिन लादेन का बेटा खालिद, कोरियर अबू अहमद अल कोइती, अबू का भाई अबरार और अबरार की वाइफ बुशरा। ओसामा की मौत की खबर सुनते ही बराक ओबामा से लेकर रूम में बैठे सभी अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। लेकिन अभी खुशी के इजहार का वक्त नहीं था। अब इंतजार था अमेरिकी फोर्सेस का पाकिस्तान से वापस लौटने का। लेकिन कुछ समय बाद बिना किसी नुकसान के सील के सभी मेंबर सही सलामत अपने बेस पहुंच गए, वो भी ओसामा की डेड बॉडी के साथ। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं किया था। जॉइंट चीफ स्टाफ के चेयरमैन माइकल म्यूलिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी को सुबह 3 बजे फोन करके इस ऑपरेशन की जानकारी दी थी। सुबह राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दुनिया को एड्रेस करते हुए बताया कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया है। ओसामा बिन लादेन की मौत के 4 दिन बाद 6 मई को अल-कायदा ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ओसामा बिन लादेन की मौत को कंफर्म किया। साथ ही यह कसम भी खाई कि अल-कायदा अमेरिका से इसका बदला जरूर लेगा। कुछ दिन बाद ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में बहा दिया गया, क्योंकि सऊदी और अफगानिस्तान दोनों देशों ने ही लादेन की बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसने जांच की रिपोर्ट में पाकिस्तान के अंदर ओसामा बिन लादेन के छिपे रहने के पीछे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का फेलियर बताया था, और इस तरह ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने फाइनली खत्म कर दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक